वेलकम विनय। आपका एक ओटीटी शो आया है एसीपी विक्रांत। जी। उसके बारे में बताइए, हाउ डिड इट हैपन? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे कोई वेब सीरीज़ नहीं आ रही है। इतनी भोजपुरी फिल्में करने के बाद, हिंदी फिल्में करने के बाद, और मैंने अभी आफ्टर लॉकडाउन अभी 2-2.5 साल पहले एक फ़िल्म की शूटिंग की हमारे प्रोडक्शन में, जो कि हिंदी फिल्म में आने वाली है। उसका नाम है मकान, और वो कंप्लीट हो गई है। और ये साल के एंड में, नहीं तो अगले साल उसको रिलीज़ करने का प्लान चल रहा है। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मकान कंप्लीट होने की, क्योंकि मैं लीड में हूँ और हमारे बैनर पे है, एंड इट्स ए हिंदी फिल्म डब्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो वो मैं करके फ्री हो गया था। बहुत सारी भोजपुरी फिल्में छोड़ चुका था, 2-3-4 आई थी बीच में। तो अब ये था कि हिंदी फिल्म की है, तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप कैसा होना चाहिए। अगर दूसरी रीजनल फिल्में भी हैं तो उनकी क्वालिटी वैसी हो, थोड़े इंटेलिजेंट माइंड की हो, थोड़ा सा देखने योग्य हो। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, और इसके बीच में ये एसीपी विक्रांत, इसका टाइटल कुछ और था। और मुझे सब्जेक्ट सुनाया, एंड इट वॉज नॉट अ यूजुअल रोल विच आई डू। और मेरे लिए हमेशा ये बड़ा दिक्कत होता है कि मुझे मालूम है अब हिंदी फिल्मों में एक सुपरस्टार या स्टार वो 2-4 ही हैं हमारे, जो जिन्हें हम देख देख के बड़े हुए हैं। और बाकी आने वाले युवाओं या जो भी हैं, उनके लिए अभी वो स्टारडम वाला मामला तो ख़त्म हो चुका है। अब चलता है एक्टर। तो मुझे ये मालूम था कि बहुत ज़्यादा मेन रोल एक्टर का अगर नहीं आएगा, या अगर नहीं आया कोई रीज़न से, क्योंकि वैसी फिल्में बनना बंद हो गई, तो रोल अच्छा होना चाहिए। तो ये एसीपी विक्रांत आई, इन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया, एंड आई लव द कंसेप्ट। और मेरा रोल अच्छा था, कुछ हिडन नहीं था। मुझे पूरा क्लियर पता था कि मेरा लेंथ इतना होगा, मेरा काम इतना होगा। और मैं अपने कैरेक्टर से बहुत सेटिस्फाइड था, क्योंकि मैं कुछ नया करना चाहता था भारती जी। आई वॉन्टेड टू डू लाइक, मैं वो विनय आनंद अब खुद नहीं देखना चाहता था जो हीरोइनों के साथ सिर्फ डांस ही करता रहता है। I always wanted to play different characters, कुछ नए किरदार हों जो नेचुरल हो, ना कि फिल्मी। क्योंकि मैं वो सारी फिल्मों का मैंने किरदार निभाया है, और मैं हमेशा रहा हूँ भोजपुरी फिल्मों में पैर मार के दरवाज़ा तोड़ के आना मिथुंदा की तरह, या तीन हवे में गुलांटियाँ मारते हुए आके लैंड करना। तो मैं बहुत यूज टू रहा हूँ ऐसी फिल्मों से। बट इन माई पर्सनल लाइफ आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ वेब सीरीज, सम फॉरेन फिल्म्स, जो कि जैसे फॉरेस्ट गम्प और ये सारी, मतलब बहुत सारी फिल्में हैं। तो पर्सनली मेरा जो थॉट है कि मैं कैसी फिल्में करूं, वो कुछ अलग था। लेकिन जो समय के साथ चलना और जो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से फिल्में बन रही थी, वो बहुत अलग थी। जो मुझे पसंद थी वो अलग थी, और जो बन रही थी वो अलग थी। लेकिन मैं अपने ये चूज़ करने के चक्कर में पहले भी कुछ साल घर बैठ गया था कि मैं ऐसी फिल्में करूँगा। यार, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ सच अ सिनेमा। मैं अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू सेंसिबल फिल्म्स। वो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में जब मैं घर बैठा, तो देयर वॉज नो बडी सपोर्ट टू मी। मेरे फादर तो चल बसे थे, मेरी मदर की मेंटली इलनेस की वजह से बेचारी मैं उनकी मदर बना हुआ था।
तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, और फिर वो क्या होता है, आप एज एन एक्टर आप बहुत ज़्यादा चूज़ करते हो तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो ख़त्म होने लगता है, देन द स्ट्रेस इज़ देयर। तो फिर एक्टर के लिए, बेचारे के लिए ये हो जाता है कि उसे काम की ज़रूरत होती है। तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत झेल चुका था। तुमने बोला कि ये विक्रांत आने के समय देयर वाज अ टाइम वेयर यू गोइंग सम पेन यू स्पोक अबाउट, क्या एग्जैक्टली हुआ था व्हेन? नहीं नहीं, एसीपी विक्रांत के टाइम पे, उससे पहले मुझे थोड़ा सा बैक इशू हो गया था वाइल डूइंग वर्कआउट। तो आप ये कह सकते हैं कि हर आदमी के जीवन में एक बैड पैच आता है, जहाँ उसे कोई, शुक्र है कि वो कोई बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन नहीं थी। इट वाज जस्ट एक वेट उठाते हुए मुझे बैक की थोड़ी सी इशू हुई थी, और जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया। तो जब वेट गेन हुआ आफ्टर आई शॉट मकान, तो 5-6 महीने का एक फेज था। तो मैं इस दौरान में कोई फिल्में नहीं करना चाहता था। मुझे ऐसा था कि मैंने यार थोड़ा सा, मैंने किलोज मेरा बढ़ गया है एंड आई नीड टू रिड्यूस इट, एंड आई वाज इन दैट प्रोसेस। एंड दिस एसीपी के विक्रांत केम, और मुझे जो नरेशन हुआ, और जो राइटर बोलता है नहीं 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 नहीं, अभी आप कुछ कम मत करना। बोले वी डोंट वांट अ सुपरस्टार इन आवर फिल्म, वी डोंट वांट अ हीरो, वी डोंट वांट सलमान खान जी और एल पचिनो। बोले हमको एक साधारण, एक मोहन का किरदार है। किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जिम नहीं जाता है। वो जिम नहीं जाता है, और वो ऑफिस जाता है, 9 to 6 वाला आदमी है, जिसके पास वक्त नहीं होता, जो सिर्फ अपनी माँ को संभालता है। और मतलब जैसे आज मुंबई की बिजी लाइफ में लोग जीते हैं, तो आप एकदम परफेक्ट हैं, हमें ऐसा ही चाहिए, चब्बी चब्बी विनय आनंद। मैं बोला अच्छा। मैं बोला अभी क्या करूँ, मैं टेंशन में आ गया। मैं बोला अच्छा रोल सुनाओ, और मैंने रोल सुना और मुझे रोल इतना अच्छा लगा बाती जी कि मैंने बोला आई वुड लव टू डू। एंड देन देयर वाज अ नेम ऑफ द प्रोड्यूसर, कि मैंने पूछा भाई आएगी किस में, रिलीज़ कहाँ होगी, और बाद में पता चला द प्रेजेंटर इस एकता कपूर जी। तो जब एकता जी का नाम आया तो मैंने बोला चलो यार, मैं बोला इट्स नॉट अवर न्यू प्रोडक्शन हाउस, वो अपने अपने में एक धुरंधर है, इतनी सारी चीज़ें बना चुकी हैं और इतना एक्सपीरियंस्ड है, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, और रिलीज़ भी खुद की कटिंग ओटीटी ऐप पे होने वाला है जो उन्होंने लॉन्च किया। तो देयर वाज नॉट एन इशू कि भाई ये रिलीज़ नहीं होगी, ये नहीं होगी। जैसे कोई आउटसाइडर बनाता तो चिंता की बात थी। एकता जी का नाम आया, आई वॉज रिलैक्सड। और फिर ये बनी, अंकुर जी हैं, अंकुर काटकर जी, जो कि हमारे महाराष्ट्रन डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया। ज्ञान रंजन हैं, इज़ द राइटर। ओवरऑल बहुत सेटिस्फाई रहा हूँ मैं अपने किरदार से। और अब खुशी की बात यह है कि इट्स स्ट्रीमिंग ऑन कटिंग ओटीटी ऐप। बट एकता ने पहले, मतलब व्हेन यू वर अ यंगर स्टार एंड यू आर अ बिग भोजपुरी स्टार, ही हैड, आई बिलीव शी हैड ऑफर्ड यू अ फिल्म एंड तुम नहीं कर पाए थे, क्या था कहानी? बहुत कमाल की कहानी थी वो। एकता जी के कॉल्स आ रहे थे, मैंने फ़ोन उठाया, और एकता जी ने बोला विनय देयर इज़ अ गुड रोल फॉर यू इन कसौटी ज़िंदगी की, आई थिंक सो, यू कम एंड मीट मी, इफ़ यू कैन कम एंड मीट मी इट वुड बी ग्रेट, आई वुड लाइक टू डिस्कस योर रोल दिस एंड दैट। वो मैं एक आध हफ्ते जा नहीं पाया, मैं बहुत टेंस हो गया। मैंने बोला यार मैं क्या बोलूँगा इनको, मेरे पास तो डेट्स ही नहीं है। एंड आई वांटेड टू डू द रोल, बट देन आई डिडंट वांटेड टू बी अ पार्शल कि एकता कपूर जी है तो इनकी डेट इनको कैंसिल कर दी, एकता जी को दे दी। वो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कमिटमेंट्स थे, और मेरी 8 फिल्में फ्लोर में थी, और 5-6 मैं साइन कर चुका था। सो आई वेंट टू हर
आई थैंक्ड हर, मतलब मैंने बोला थैंक यू एकता जी फॉर कॉलिंग मी, दिस इज़ द पोजीशन नाउ, आई एम ऑलरेडी हैविंग। कौन सा, किसका रोल था, कौन सा कैरेक्टर था? कुछ बताया नहीं था, उससे पहले ही मैंने हाथ जोड़ दिया उनको। मैं खुश भी था। आई वेंट टू हर ऑफिस, अ ह्यूज ऑफिस विद सो मैनी गणपति बापा, एंड द वे शी, मतलब शी लुक्स पूरा यू नो अंगूठियाँ ये वो दुनिया भर का, और स्पिरिचुअल लेडी, मतलब एक ऑरा एक कमाल का। व्हेन शी केम वॉकिंग टुवर्ड्स मी, मैं ऐसे था, आई वॉज वॉचिंग हर, मैंने बोला क्या ऑरा है यार इनका, क्या वाइब्रेशन है। क्योंकि देखिए पैसे वाले लोग मैंने अपने जीवन में बहुत देखे हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअलिज्म, एक बिलीफ को कैरी करना, भगवान पे विश्वास रखना, स्टार्स पे विश्वास रखना, वो मैंने एकता कपूर में देखा। तो शी केम एंड, मतलब आई वाज लाइक एकता जी थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैंने बोला लेकिन आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी वन थिंग। वॉट? बोला द डे आई कम टू यू विल गिव मी वर्क। मैं बोला यू शुड नॉट फील लाइक के विनय ने मुझे मना किया। मैं बोला यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू अंडरस्टैंड कि एक एक्टर अगर कमिटेड है तो, एंड इफ ही वांट्स टू वर्क विथ यू एंड इफ ही इज़ नॉट डूइंग व्हाट ही विल फील। तो बोले यस यस यस, वेरी स्वीट ऑफ यू, दिस एंड दैट, ऐसा ऐसा यू आर सेइंग लाइक दिस। तो बहुत अच्छा था मीटिंग। देन आई मेट जीतू जी ऑल्सो। जीतू जी अपना एक कमाल के। तो इस तरह से हुआ था। वो कितने साल बाद फिर से, हालांकि अपने आप एसीपी विक्रांत आई और ज्ञान रंजन ने बोला हम इस रोल में विनय आनंद को लेते हैं, विनय आनंद विल सूट द रोल। तो एकता जी ने जो बोला कि विल ही डू, उसका मतलब यही होगा कि पता चला ज्ञान रंजन फिर से रोल सुना रहा है और मैं बोल रहा हूँ वापस जाके कि मैं तो भोजपुरी में बिजी हूँ। तो इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं थी, रोल भी मुझे पसंद था और मामला जम गया। और मैंने शूटिंग की एसीपी विक्रांत की, और अब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सीरीज़ अच्छी लग रही है लोगों को। 4 एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं, 4 एपिसोड्स ये फ्राइडे रिलीज़ होंगे, मतलब जब तक हमारे दर्शक देखेंगे शायद पूरे 8 एपिसोड्स आ चुके होंगे। और सबसे बड़ा जो इसमें सस्पेंस है, दैट हु इज़ द किलर, वो साझा हो जाएगा लोगों के सामने। तुम एक प्रोड्यूसर भी हो, मतलब ये बट तुमने बोला ना, जब विक्रांत तुम्हारे पास आए एज एन एक्टर, आप क्या कर रहे थे? आपके पास उसको में काम था कि प्रोडक्शन में फोकस कर रहे थे, मकान पे काम कर रहे? मकान कंप्लीट हो गया था, तुमने बताया। घर के पैसे लगे हुए थे, 2-2 3-3 क्रिएटिव माइंड घर के। मेरी वाइफ जो है वो प्रभुदेवा जी को असिस्ट कर चुकी थी। इसके डायरेक्टर हैं मकान के सुमीत नवल, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो राम गोपाल वर्मा जी को असिस्ट कर चुके थे। तो what happened after this COVID, we had some other plans to make a comedy film, but then that subject required lot of crowd. तो हमने उसको बगल में रखा। हम डिसअपॉइंट हो गए कि यार कोविड आ गया है, अब तो भीड़ में आप शूटिंग कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसी मैं कौन सी फिल्म बना सकता हूँ जिसमें मुझे लोगों की आवश्यकता ना हो, बहुत ज़्यादा क्राउड और ताम झाम की ज़रूरत ना हो। तो मैं आई ऑप्ट फॉर हॉरर। और फिर मैं, मेरी वाइफ और कुछ क्रिएटिव्स, हमने कुछ 5-6-7-8 महीना बैठ के इस सब्जेक्ट पे वर्क किया हॉरर में। I always wanted to make a horror film which is very classy, because I have seen lot of English movies. Since I was into Bhojpuri films, I had always worked for masses. मैं चाहता था कि एक ऐसी फिल्म बने जो क्लास देखे और अप्रिशिएट करे, सिर्फ इतना बोल दे कि yes, it's a well made film. It's a sensible film. तो हमने वैसे ही सिनेमा बनाई। भी शॉट इन शिमला, मशोबरा। हालांकि वो हॉरर फिल्म मैं पनवेल में जाके भी शूटिंग कर सकता था,
लेकिन आई ऑलवेज वांटेड दैट पाइन ट्रीज लुक। तो बड़े प्यार मोहब्बत से हमने ये फिल्म बनाई, एंड आई वांट पीपल टू सी। देन बात आती रिलीज़ की, एंड व्हेन आई सी द प्रॉब्लम दैट जो इतनी अजीब सी चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में, विच इज़ रियली वेरी बैड। ओनली फ्यू प्रोड्यूसर्स जो पहले के हैं, मैं देखता हूँ कि फिल्में जो खरीदी जाती हैं उन्हीं को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा, मैं नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि ये जो 2-4 लोग हैं ये ऐसे भी राज कर रहे हैं, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम, आई वांट टू वर्क विद देम। द थिंग इज दैट what Netflix and Amazon are doing for new producers, भाई जिस तरह से हर अच्छा कलाकार हीरो बनना चाहता है, कलाकारी दिखाना चाहता है, ऐसे ही देयर आर प्रोड्यूसर्स दोज हु वांट टू मेक गुड कंटेंट। लेकिन ऐसा ही क्यों कि ये लोग इन्हीं सुपरस्टार प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ जुड़ेंगे तो ही ये बेचारे कुछ कर पाएंगे? दिस इज नॉट गुड। मतलब क्या एक एजुकेटेड व्यक्ति जो दूसरे बिजनेस से आता है, क्या वो फूल है? क्या उसके पास दिमाग नहीं है? क्या वो बचपन से सिनेमा नहीं देखता आ रहा है? क्या उसका अपना एक विजन नहीं है? तो आप उसे क्यों नहीं प्लेटफॉर्म दे सकते हो? वाई यू गाइज वॉन्ट ओनली दैट 4 पीपल जो ऐसे भी राज करते हैं? बस उन्हीं की फिल्म आ रही है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। आई फील द प्लेटफॉर्म शुड बी फॉर एवरीबडी। आई डोंट थिंक सो दैट्स हैपनिंग, वेरी सॉरी। बिकॉज अगर जब तक OTT का डील नहीं होगा तब तक रिलीज़ का पैटर्न भी इशू होता है, रिलीज़ का भी इशू होता है आज के तारीख में। इज इट इम्पॉर्टेंट? हाउ इम्पॉर्टेंट इज एन OTT रिलीज? नो, इट्स वेरी गुड। एक OTT एक प्रोड्यूसर के लिए वरदान है। बट वॉट इज हैपनिंग दैट, ठीक है, कोई आपसे 50 करोड़ रुपया मांग रहा है या कोई 100 करोड़ रुपए की डील मांग रहा है, तो आप उसको बोलो ना आप थिएटर रिलीज करो। वाई शुड आई पे यू 50 करोड़ रुपीज़ या 100 करोड़ रुपीज़? ऐसे वो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन या कोई और बड़ी कंपनी क्यों लॉस लेगी? दे आर राइट। बट जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो 5 करोड़ की फिल्म, 3 करोड़ की फिल्म, 4 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, वो बेचारे क्यों भटक रहे हैं? क्या आप उनका कंटेंट देख रहे हो? क्या आपके यहाँ पे जो आपने क्रिएटिव्स रखे हुए हैं, क्या वो उन्हें तवज्जो दे रहे हैं? दिस इज माई क्वेश्चन मार्क। और मैं बोलता हूं अगर दे भी रहे हैं तो वो लोग कौन हैं? जितने नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है कि उन्हें मिलना किससे है, whom to approach। विंडो ही नहीं मिल पाता। उनको पता ही नहीं यार, मैं कहाँ जाऊं, मैं नेटफ्लिक्स के ऑफिस में, मैं अमेजॉन में किससे मिलूं मैं? दे डोंट नो। तो मकान का प्लान क्या है इस तरीके? मकान का I wanted to go for a cinema plan. I'm just in talks with few people if it happens. नहीं तो I will also go for OTT. I don't mind going for OTT. It's a very safe platform. बस मैं यही बोलूँगा, wish me good luck. All the best. But I can definitely say the market is not great. It's very difficult for single producers like me या बेचारे जो भी आ रहे हैं, the things are not good. मकान इज अ हॉरर फिल्म, यू शॉट इन शिमला। कभी मतलब नॉर्मली व्हेन यू से अ हॉरर फिल्म, कुछ ना कुछ कहानी पीछे की होती, कभी कुछ ऐसा ईरी फीलिंग आया, कभी ऐसा कोई ट्रिविया है फिल्म को लेकर? ऐसा कभी तुमको ऐसा कि ऐसा कोई है, यू फेल्ट समथिंग और something that you can share with all? बड़ा कमाल हो गया।
आप हैरान हो जाओगे कि मकान का पोस्ट ही 1 साल चला है। इसका जो DI चला है, कलर करेक्शन, वो कम से कम 4 महीना चला होगा, 4 से 5 महीना, 7 से 8 महीना इसकी एडिटिंग पे ध्यान दिया गया है। तो पोस्ट में शूट के साथ साथ पोस्ट पे हमने उतना ही ध्यान दिया कि हम एक वेल मेड फिल्म बनाएं, क्योंकि हमें मालूम था कि वी आर नॉट मेकिंग 100 करोड़ फिल्म और 50 करोड़ फिल्म। तो मुझे ये था कि ऐसा ना हो जाए कि अरे यार ये तो एक आम फिल्म लग रही है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मुझे ये मालूम था कि चलती कहानी है। देन व्हेन यू टॉक अबाउट हॉरर फिल्म, स्क्रीन प्ले काउंट्स, लोगों को डर लगना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि व्हेन यू शो अ भूत, दैट भूत शुड नॉट लुक लाइक अ सी ग्रेड भूत, नॉट हराम, और दैट भूत शुड नॉट लाइक इफ इट्स अ VFX भूत, वो अगर VFX पता अरे ये तो VFX है, पूरा क्रेज खत्म हो जाता है, यार ये तो नकली है। तो बड़ी बड़ी फिल्में भी हम देखते हैं आज 50-50, 100-100 करोड़ की, उसमें बाज उड़ के आ रहा होता है या कुछ उड़ के आ रहा है, एंड वी आर सेइंग अरे यार ये तो नकली है। तो अब वो बड़ी सीरियस स्टोरी है या वो बहुत अच्छा कंटेंट सुना रहे हैं, आप इन्वॉल्व हो रहे हो, बट यू आर वॉचिंग अ बाज फ्लाइंग और यू आर कमिंग अ एलिफेंट टूवर्ड्स यू, या कुछ आ रहा है वो नकली दिख रहा है, तो सब वो ख़त्म हो जाती है कहानी। देन आप अपने आप को समझाते हो अरे यार ये तो मूवी है। दिस शुड नॉट हैपन। आई फील एज अ व्यूअर, जब आप थिएटर में बैठते हो तो आपको पूरा बिलीव होना चाहिए कि ये मैं यार एक ज़िंदगी देख रहा हूँ, मैं सिनेमा देखने नहीं देख रहा। वो पहले सिनेमा देखने आया था, लेकिन जब वो अंदर आए तो वो किसी की ज़िंदगी देख रहा है और वो उसमें घुस गया है। दिस शुड बी द विजन। हॉरर फिल्म को लेके एक कहानियाँ होती है, जैसे रामू के वास्तु शास्त्र सेट पे कोई लोगों को लगता था कि कोई भूत वाला कोई सेक्शन है जहाँ जाता नहीं था, लोग डरते थे। ऐसा कभी तुमको कभी फील हुआ, यू बिलीव इन दिस थिंग, कि ऐसा कभी हुआ? आई रिमेंबर भूत का जो फ्लैट है उसमें अभी भी लोग रहते नहीं है, भाड़े पे अभी भी बिकॉज था कि इसमें भूत होगा असली का। कभी ऐसा कोई फीलिंग आया? डू यू बिलीव इन दैट? While I was shooting there was a hairdresser. She came to me and she was saying, अरे सर रात को ना ऐसा हुआ था, ये हुआ था। मैंने उसको बोला चुप हो जा। मैं बोला यार तू ऐसे बोल मत यार। मैंने बोला लोग डर जाएंगे, शूट कैसे करेंगे मेरे इधर। मैं बोला हो सकता है तेरा धोखा हो, कुछ ऐसे कुछ आवाज़ आई। हम तो शिमला में शूट कर ही रहे थे, और जहाँ शूट कर रहे थे इट वॉज अ वैली। मतलब वो पूरा 15 मिनट तो गाड़ी से वैली से नीचे उतरते थे हम, तो बहुत डेंस फॉरेस्ट तो था ही। वो डर ये था कि वहाँ पे लेपर्ड्स भी थे। मैं यूनिट वालों से यही कहता था कि भाई सुनने में आया है यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, किसी को कुछ करते नहीं हैं, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर मुझे टेंशन होती थी, एज ए ह्यूमन मुझे टेंशन होती थी कि यार किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, और कोई भी ऐसा काम ना हो जो नेगेटिविटी आ जाए मेरी फिल्म में कि यार इनके सेट पे ऐसा हो गया था या किसी को तकलीफ़ हो गई। तो मैं एज अ प्रोड्यूसर मुझे यही था कि यार मैं सबको खुश रखूं, तो खाने पीने का बराबर ध्यान रखना सबका, उनको 2 खाना और खिलाओ। आई यूज्ड टू से मतलब उनको खुश रखो, सेट पे सबको खुश रखो। नोबडी शुड से कि यार हमको ये नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं हो रहा है, कैसे प्रोड्यूसर है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भोजपुरी में बहुत देख चुका था। कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ लोग फालतू बकवास कर रहे हैं प्रोड्यूसर के लिए, या कोई कुछ बोल रहा है अरे यार ऐसा हुआ, अरे पानी ख़त्म हो गया था, पानी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें मैं शूटिंग्स की देख चुका था, मैंने इतनी भोजपुरी फिल्में की थी। तो मैंने बोला ये सारी चीज़ें मेरे सेट पे ना हो। तो मुझे मालूम था मेरी फिल्म मेकिंग ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा शूट होना ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन वो मैंने एक एक हिस्से में लिया था भारती जी। जब मैं सब्जेक्ट में बैठा था तो मैं 8-9 महीना सब्जेक्ट में पागलों की तरह बैठा था, और मुझे ये मालूम था कि सब्जेक्ट इधर उधर हुआ ना तो सब ख़त्म है। नोबडी विल अप्रिशिएट यू,
कि आपने कितना अच्छा काम किया, आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपने कितनी अच्छी लाइटिंग की. अगर सब्जेक्ट इज रॉन्ग, यू आर गॉन. इफ सब्जेक्ट इज गुड, आफ्टर दैट ये लाइटिंग, कैमरामैन का वर्क, एक्टर की एक्टिंग, ये सब फायदे की डिस्कस होती है. लेकिन अगर सब्जेक्ट खराब है तो सब मेहनत बेकार हो जाती है. मुझे हाँ, अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, वो देख लेते हैं जो आगे काम करने वाले हैं, यार ये अच्छा एक्टर है और ये सिनेमाटोग्राफर कितना अच्छा है, बट देन वो चार्म चला जाता है. इफ़ द फिल्म इज़ नॉट गुड, पब्लिक को पसंद नहीं आई, तो फिर सारी मेहनत बेकार है. You were 19 when you started your career, now you're 48. हाँ. लेकिन विनय आनंद बचपन से ही गोविंदा बनना चाहता था. बचपन कैसा था और गोविंदा क्यों बनना चाहता था? नहीं, मैं कभी गोविंदा नहीं बनना चाहता था. मैंने गोविंदा का संघर्ष देखा था और मैंने देखा था कि ये बहुत संघर्षशील करने वाले व्यक्ति हैं, ये मेहनती हैं, और उनको देख के मैं भटका नहीं तो अक्सर क्या होता है, यंग लड़के गोइंग टू पार्टीज़, फ्रेंड्स के साथ रातों रात पब्स में जाना, मस्ती करना, लड़कियों के ग्रुप में चले जाना, ड्रिंक्स में ज़्यादा होना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अक्सर. लेकिन मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन में आ गई थी कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे स्टार बनना है. और स्टार एक्टर बनना है तो भाई गोविंदा जी को देख लो कितनी मेहनत कर रहा है बंदा. 3-4 घंटा डांस करना, 1-2 घंटा एक्सरसाइज करना, तो 6 घंटा या 4-4.5 घंटा तो अपने आप को बनाने में ही देना पड़ता है एक्टर को. उसके बाद फिर वो कुछ कर सकता है. तो अगर मैंने 4-4.5 घंटा अपने पे मेहनत करना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं थक जाता था तो फालतू चीज़ों के लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं था. तो मैं भटका नहीं, मैं एक्टर भी बन गया. और एक्टर बनने के बाद मुझे पता चला कि यार तो बहुत मेहनत वाला काम है. और द वेरी बैड थिंग अबाउट एन एक्टर्स लाइफ इज़ दैट वो बेचारा एक एक्टर जो है, वो उसको एक पिक्चर मिलती है, वो शूट करता है, वो अपने आप को स्टार फील करता है या कैरेक्टर करता है, जो भी करता है. जैसे फिल्म कंप्लीट हो जाती है, इज़ वर्कलेस, देयर इज़ नो वर्क फॉर हिम. एंड देन अगेन ही इज़ वेटिंग फॉर अ गुड सिनेमा टू कम. फिर पता चला बहुत अच्छा मेकर आया हुआ है, इतना सब कुछ अच्छा है, रोल ख़राब है, तो मना कर दिया. तो एक डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि यार इतना अच्छे प्रोड्यूसर थे, अच्छे डायरेक्टर थे, पैसे भी अच्छे दे रहे थे, रोल अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं कर सकता. तुम्हारा बचपन, यू सेड पहले भी तुमने बात किया कि जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी भी थी, जैसे चिच्ची का जिम्मेदारी भी था, तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी. मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, पापा का बिजनेस नहीं चल पा रहा था, एंड वो जिम्मेदारी वो तुम्हारा एडिशनल था ही था व्हेन यू वेरी यंग, तभी से. हाँ. तो थोड़ा उस पर इलैबोरेट कर सकते हो? मुझे मेरी नानी ने पाला पोसा, तो गोविंदा जी के घर में, नानी के घर में वही हो गया. फादर मेरे बहुत गरीबी से गुज़र रहे थे. ही यूज्ड टू स्टे इन विरार इन अ फैक्ट्री, जो उन्हीं की फैक्ट्री थी, लेकिन सब लॉसेस था उनका. मदर की मेंटल इलनेस थी. व्हेन आई वाज 16-17, मुझे ऐसा हुआ मेरे फादर, मतलब आई यूज्ड टू मिस हिम व्हेन आई वाज 13-14, कि ठीक है नानी प्यार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन एक फादर होता है. आई यूज्ड टू सी अदर फ्रेंड्स, उनके फादर आ रहे हैं स्कूल में. मैं ये सोचता था मेरे फादर तो आते ही नहीं हैं, क्यों नहीं आते, क्या बात है, क्या चीज़ें हैं. तो मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं छुप के अंधेरी स्टेशन से ट्रेन पकड़ के अपने फादर से मिलने लगा जाके. मैंने देखा मेरे फादर कहाँ हैं. एंड आई सॉ हिम दैट पूरा गिव अप कर चुके थे वो. He was very sad and like he was trying, he was writing songs and कोई साथ नहीं दे रहा था उनका. तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे कुछ बनना है. I want to get him in a good flat. अपनी माँ का ख्याल रखना है. मम्मी भी पापा के साथ ही थी? नहीं, मम्मी मेरी नानी के पास थी. शी वॉज ऑन मेडिसिन. तो बहुत बैड कंडीशन. बेशक
नानी का सपोर्ट था, लेकिन ओवरऑल मेरे फैमिली के हिसाब से मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। जैसे मैं एक्टर बना, मैंने विरार में उनके लिए 2 घर लिए, उनको फैक्ट्री से निकाल के घर में लाया, तो वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा दिन था, व्हेन आई फेल्ट गुड। फिर मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर मलाड में लिया था। इट वॉज अ 1 रूम किचन फ्लैट। आई शिफ्टेड देयर फ्रॉम जलदर्शन गोविंदा जी's हाउस with my mother there and I was taking care of her। फिर बीच बीच में क्या हुआ कि सिनेमा बन रहा है, फिर नहीं बन रहा है, अच्छा रोल नहीं आ रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, यही सब चलता रहा। उसके बीच में मुझे ज्योति मिल गई, मेरा अफेयर हो गया। मतलब अफेयर क्या हुआ, प्यार हो गया ज्योति से। एंड आई फेल्ट अ ट्रू लव, क्योंकि मोस्टली कुछ लड़कियां, सब वुमेंस को तो मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि वुमेन ही सब कुछ होती है। वुमेन इज़ अ मदर, वुमेन इज़ अ सिस्टर। कुछ एक लड़की, मेरा अफेयर हुआ था और मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिर कोई सेकंड फिल्म रिलीज़ हुई और नहीं चली, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब वो मिल नहीं रही थी मुझे। तो मैंने मेरे किसी फ्रेंड के बोला, मैंने यार शी इज़ अवॉइडिंग मी यार, मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, मैंने ऐसे कर रही है। और मैं ना कभी भी हार्ड नहीं रहा हूँ लड़कियों पे, कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं पागल हो गया, उसके दरवाजे पे जा रहा हूँ, थर थर कर रहा हूँ, वाई आर नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन। वो सब वायलेंस मेरे अंदर है नहीं। मेरी परवरिश मेरी नानी ने बहुत संस्कारों वाली की थी। मुझे ऐसा हुआ कि अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, तुम्हें लाइक ही नहीं कर रहा है या तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तो उसे छोड़ दो, उसे भाई अपने खुशहाल अपनी ज़िंदगी में जीने दो। इफ़ समबडी इज़ नॉट गिविंग यू दैट इम्पोर्टेंस, या तुम्हें वैसा प्यार नहीं करता है जैसे तुम कर रहे हो, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो यार। हालांकि मैं दुखी होकर 7-8 किलो मेरा कम हो गया था, तो मैंने यही सोचा कि भाई वो सोल को अपनी ज़िंदगी जीने दो। और यही सोच मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए। कुछ कुछ लोग बड़े हीरो बन जाते हैं, ग्लास तोड़ना, ये तोड़ना, ये करना, दैट इज़ ऑल वेरी बैड। यू हैव टू रिस्पेक्ट अ सोल। सामने वाले को अगर वो नहीं आपके साथ कोई भी रीज़न से कंफर्टेबल, लेट हिम गो, उनको जाने दो रिस्पेक्टली। कोई आप क्यों जिद करना चाहते हो और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हो जो आपसे प्रेम नहीं करता। फिर ज्योति कहाँ मिली तुमको? ज्योति मुझे एक मीटिंग पे मिली फिल्म के। ज्योति का एक गाना बहुत हिट हुआ था, चढ़ती जवानी, जहाँ 3 लड़कियाँ थी, यू नो, एंड इट वाज अ वेरी सुपर हिट सॉन्ग, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, जो रिमिक्स आया था। फिर ज्योति से मैं एक मीटिंग में मिला फिल्म की, और फिर कोइंसिडेंस है कि 1-2 दिन के बाद, फिर कोइंसिडेंस हुआ कि मैं 1-2 दिन के बाद जिम में मिल गया। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग जैसे कि किसी ने कर दी हो, तो एक्चुअली ईश्वर की प्लानिंग थी। तो हम लोग मिले, बातचीत हुई, तो पता नहीं एक दोनों दूसरे के करीब कैसे आ गए इमोशनली। एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट दैट स्टैब्लिश। हालांकि फिल्में कर चुका था लेकिन काम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें, एंड शी न्यू दैट। उसके बावजूद शी वॉज इन रिलेशनशिप विथ मी, शी वॉज सपोर्टिंग मी। तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो मेरा इससे वर्स्ट तो फेस नहीं हो सकता, और ये लड़की मेरा साथ दे रही है और मुझसे भाग नहीं रही तो ये परफेक्ट है। यू आर नॉट हैविंग मनी, शी नोज दैट। और एक तरफ मेरी गाड़ी थी, वो लोन वाले उठा कर ले गए, तो भी वो बेचारी कुछ ना कुछ सपोर्ट करके पैसे ला रही है गाड़ी के लिए। मैंने कुछ 30-40 हज़ार जमा किए, तो 30-40 हज़ार वो जमा कर रही है। तो मैं समझ गया, मैं बोला ये ईश्वर ने ये लड़की मुझे दी है और ये मेरे वर्स्ट फेस में आई है, तो अब मेरा टाइम ऐसा चल रहा है। पर ये भी सुना है कि ज्योति शादी के दूसरे दिन ही तुमको पहला भोजपुरी फिल्म मिला और तुम्हारी लाइफ बदल गई फिर से। हाँ, ज्योति से शादी की, और उसका जैसे हम बोलते हैं कि
हर लड़की एक लक लेकर आती है, और वही हुआ. शी केम एंड द नेक्स्ट डे द प्रोड्यूसर वॉज वेटिंग आउटसाइड माई डोर. वो प्रोड्यूसर घर के बाहर खड़े थे और बोले मैं आपको साइन करने आया हूँ, और रंजन सिंह है, डायरेक्टर है, उनसे बात करिए भोजपुरी फिल्म के लिए. तो मैं बोला बैठी आइए, और मैं अंदर गया ज्योति के पास. मैं बोला ज्योति, मैं बोला यार वो प्रोड्यूसर आए हैं भोजपुरी फिल्म के. मैं बोला यार मैं इतनी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में कर चुका हूँ, दिल ने फिर याद किया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लो मैं आ गया, सौतेला. मैं बोला मैं भोजपुरी फिल्म करूँगा तो यार मेरे को ये लोग लेंगे नहीं दोबारा. आई नो दिस पीपल हाउ दे आर, इनकी मेंटालिटी क्या है कि ये तो कंसिडर कर देंगे कि ये तो रीजनल फिल्मों का हीरो है, फिर नहीं लेंगे हीरो. मेरी वाइफ ने बोला चुपचाप पैसे ले लो और काम पे जाओ, काम करो, काम काम होता है, यू डोंट वरी. बोले मेरी बहन को देखो, रीजनल सिनेमा में सिमरन ने कितना नाम कमाया है. काम करो, नो वर्क इज स्मॉल और बिग, वर्क इज वर्क. तो वो मेरे लिए एक डिसीजन बहुत बड़ा था कि हिंदी प्लेटफॉर्म चेंज करके भोजपुरी में आना. भोजपुरी से मुझे नफरत नहीं थी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम था द वे few people in Bollywood industry treat regional cinema like this. It's very sad. और आज बदला है क्या वो? बदल गया. आज तो देखो ना आप, रवि किशन हमारे कई फिल्मों में हैं. हाँ, लेकिन जब आप रीजनल में काम करते हो तो वो एक फॉर्मेट है, आपको हिंदी में लाने का एक फॉर्मेट होता है. बहुत कम ऐसा होता है कि यू विल स्टैंड विथ द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड कि भाई ये बॉलीवुड के हीरो है, ये भोजपुरी के सुपरस्टार है, ये दोनों आपस में आ रहे हैं. ऐसा नहीं हुआ. ऐसा होगा कि ये बॉलीवुड के हीरो है, ये भोजपुरी के विलन, या भोजपुरी के हीरो है, इसमें विलन रोल कर रहे हैं या कोई कैरेक्टर रोल कर रहे हैं अच्छा तगड़ा. तो एटलीस्ट यहाँ तक भी पहुँच गया है, जो कि इज़ वेरी गुड. कि चलो आज साउथ से भी लोग आ रहे हैं. साउथ के सुपरस्टार्स हैं, आर माधवन, ही इज़ डूइंग शैतान, ही इज़ डूइंग द टाइटल रोल. कितना अच्छा काम किया आर माधवन ने. और आई रिस्पेक्ट अजय देवगन जी, यू नो द वे ही इज़ गेटिंग ऑल द एक्टर्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज एंड गिविंग देम अ गुड रोल, रिस्पेक्टिंग देम. क्योंकि मैं रिस्पेक्ट क्यों बोल रहा हूँ कि ये लोगों की तो अपनी रिस्पेक्ट है ही. आर माधवन के पास बहुत काम है करने के लिए, लेकिन क्या होता है, आप एज अ बॉलीवुड सुपरस्टार, आप कोई टुच्चा सा रोल अगर किसी बहुत बड़े एक्टर को या किसी रीजनल के एक्टर को दोगे तो मोस्टली मना कर देगा, क्योंकि उसके व्यूवर्स उसे देख रहे हैं कि यार ये वहाँ जाके क्या कर रहा है. तो दे विल नॉट चूज. आप अगर अपनी तरह एक अच्छा, वाकई में एक अच्छा किरदार दोगे सामने वाले को, तो वो ज़रूर करेंगे. तो वही हो रहा है कि अजय देवगन जी ने अभी रवि किशन को एक बहुत अच्छा रोल दिया, रवि भैया को. देन बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा रोल दिया आर माधवन को. तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि बॉलीवुड इज़ रिकग्नाइजिंग अदर सुपरस्टार या अदर एक्टर्स, दोज हु आर वर्किंग इन अदर रीजनल सिनेमाज, उनके वर्क को रिकग्नाइज कर रहा है. और एक एक्टर को एक एक्टर समझा जा रहा है अभी. तो ये दौर बहुत अच्छा है. तो तुमने बोला कि जब तुमने डिसाइड किया जलदर्शन से तुम मलाड शिफ्ट हो, तब नानी ने और मामा ने क्या बोला तुमको? क्या बोला? नानी गुजर चुकी थी. अच्छा, चली गई थी तब तक. मामा एमपी बन चुके थे, और मामा अपने एक अलग रूप में थे. वो एमपी बन चुके थे. कैसा रूप था वो? तो वो कुछ अलग ही था. वो अपने कामों में और लोगों की जनता में, लोगों की सेवा में, और उनके साथ जो इर्द गिर्द इतनी पॉलिटिक्स होती थी, धमकियां आना, कहीं से कहीं कुछ हो जाना, तो वो अपनी ही लाइफ में कुछ व्यस्त से हो चुके थे. तो सुनीता तो थी जो सबका ध्यान रखती थी, मैंने सुना था. नहीं, सुनीता मामी ने मेरा ध्यान रखा, इसमें कोई शक नहीं है. शी वॉज ऑलवेज अ गुड मामी. शी वॉज नॉट अ कई, क्योंकि हमने सुना है हर घर में एक कई होती है
तो वो ऐसी नहीं थी हमारी मामी। शी इज़ ऑलवेज गिवन अस लव। मेरे लिए मेरे बर्थडे पे सोने का कड़ा उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और बहुत बहुत मतलब एक एक ऐसी लेडी, आजकल की औरतों को मैं देखता हूँ, कुछ वुमेन्स जो माता पिता को, पति के माता पिता को बर्दाश्त ना कर सके, ऐसी वुमेन्स भी होती हैं। और इट्स नॉट अबाउट कि वो सही सोच रही हैं गलत सोच रही हैं, उनको बस अपनी प्राइवेसी चाहिए। दे वांट अ प्राइवेसी। या चलो सामने वाले के माता पिता को माता पिता वो समझती भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भांजे को और भतीजों को कोई अपने घर रखेगा। पूरे घर को लेके चली वो। हाँ, सुनीता मामी ने, हम भांजे हैं, हम थे तो कभी ऐसा नहीं किया कि इनको निकालो यहाँ से और क्या तुम भांजों को पाल रहे हो। तो ये देखिए, जो सच है वो सच है। और वो हमसे हमेशा जीवन भर वो इज़्ज़त जो उन्होंने बनाई है वो हमेशा डिज़र्व करेंगे। और बाकी उनके ज़िंदगी में और मामा की ज़िंदगी में जो कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, वो तो वो कपल्स हैं दोनों। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या आदर मान सम्मान आगे करेंगे, ऐसी उनकी आगे ज़िंदगी चलेगी। पर कितना सच है, मतलब सुनते सुनते जा रहे हैं, लेकिन कभी सुनते पेपर में देखते हैं कि वो सेपरेट हो रहे हैं, चिट्ठी का अफेयर चल रहा है, पता नहीं। तीसरा बाद में दोनों साथ में गणपति मना रहे हैं। अरे हम भी 6 महीना ट्रॉमा में थे कि हो क्या रहा है। तो फिर बाद में मैंने भी उनको गणपति मनाते देखा तो मैं रिलैक्स हुआ। मैंने बोला चलो अच्छा हुआ। फिर जब उनको गोली लगी तो हमारे भी ख्याल में आया कि यार मामा मामी में झगड़ा तो नहीं हो गया, किसी ने गोली तो नहीं चला दी या लग गई। फिर बाद में पता चला जब गोली चली तो मामी तो यहाँ थी ही नहीं, कलकत्ता में थी। तो रिलीफ मिला कि चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर गोली लगी कैसे, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था मेरे लिए। गोली जब चली थी गोविंदा जी पे, मैं एकदम ट्रॉमा में आ गया था। एंड देन पता चला कि ऐसे कुछ गन गिर गई या एक्सीडेंटली कुछ लगा। और वो इतना ज़्यादा पुलिस का आना जाना और बहुत ज़्यादा पूछने में भी अजीब लग रहा था कि हुआ क्या है। बट देन गोविंदा जी सेठ के बेटा मैं बच गया, ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं बोला चलो यार भला टल गई। और फिर उसके बाद फिर सुनीता जी का और गोविंदा जी का ये कुछ कंट्रोवर्सी आपस में चल रही थी रिलेशनशिप को लेके, तो फिर भी बड़ा दुख हो रहा था। मैं समझ गया इनका टाइम ठीक नहीं चल रहा है। अक्सर लोगों को हम जब बोलते हैं ना कि एक्टर का टाइम ठीक नहीं चल रहा है, तो इनको हमेशा लगता है कि इनके पास पैसे नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये गलतफहमी अपने जहन से हटा दें। और टाइम ठीक नहीं चल रहा है का मतलब ये नहीं होता है कि रोजी रोटी बंद हो गई है या प्रॉब्लम है। टाइम ठीक नहीं चल रहा है का मतलब है कि देयर आर सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन अ चार्ट। जब आपके जीवन में कुछ ऐसे फाइनेंशियल बातें भी निकलने लगी थी वो तो फिर वो तो गिराने पे जब चीज़ें आते हैं और पब्लिसिटी पे आते हैं तो फिर वो सब हर तरह की न्यूज़ थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी के कुंडली में कोई ग्रह गोचर ऐसे करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, और ये किसी के साथ भी होती है और सबके साथ होती है। तो ठीक है, गोविंदा जी एक सुपरस्टार बन गए, इज़ अ फेमस गाय, फेमस सुपरस्टार हर घर घर में, लेकिन है तो इंसान ही ना, हमारे और हम सब की तरह और आप सब की तरह, मतलब जो दर्शक देख रहे हैं। तो कितनी उथल पुथल हम लोगों की ज़िंदगी में भी हो जाती है, तो ऐसे उनकी ज़िंदगी में भी होती है। और बस कोई बहुत बड़ी उथल पुथल ना हो, हम ईश्वर से कामना करते हैं। पर फाइनेंशियली गोविंदा सिक्योर है, इस तरीके से तुम कहना। बट गोविंदा सिक्योर नहीं होगा तो कौन होगा? मेरा सवाल ये है कि मैंने उनसे थोड़ी कभी पूछा कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं या आपने क्या बनाया। एक अंडरस्टूड चीज़ है कि एक आदमी इतने वर्षों से काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर चुका है, तो वो फाइनेंशियल सिक्योर नहीं होगा। आज टेलीविज़न के बेचारे अच्छे अच्छे एक्टर मैं देखता हूँ, बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत हार्डवर्क करते हैं। मैंने खुद टेलीविज़न किया, मैं हिल जाता हूँ, अरे यार बहुत मेहनत कराते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है भारती जी। तो वो लोग भी फ्लैट बना लेते हैं डेली काम करके, मेहनत करके, तो गोविंदा क्यों नहीं बनाएंगे भाई? तो मुझे नहीं लगता ऐसी कभी कोई परिस्थिति है। जब तक कि कोई
एक्टर बहुत बड़ा रिस्क ना ले लें कि कल उनके अंदर ऐसा कोई भूत आ जाए कि मैं 100 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा या 200 करोड़ की, कोई मतलब बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट देखिए कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में करेगा तो प्रॉफिट के लिए करेगा, तो लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो आदमी कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन जब बहुत ज़्यादा बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करता है या कुछ नया परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो प्रॉफिट के साथ लॉस होने के भी मतलब लॉस हो सकता है। तुमने एस्ट्रोलॉजी की बात की, गोचिची का बीच में एक समय था जब मैं भी खुद घर जाती थी तो वो खुद मेरी भी रिकॉर्डिंग कर लेता था, टाइम देखता था, ये सब ये जो छोटी छोटी चीज़ें लोगों वो उसके खिलाफ चलने लगे, लोग बात करने लगे। वो क्या फेज था विनय, तुमने वो फेज देखा है क्या? मैंने तो देखा है। हाँ, ही वॉज इन जब व्हेन ही केम इनटू पॉलिटिक्स तो उनको हमेशा ये होता था कि मैंने जो कहा है, अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ तो वो प्रूफ मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था कि कल को कोई कुछ कह दे कि भाई मैंने ये कहा है और मैंने ये कहा ही नहीं है। तो अब तो पॉडकास्ट चल रहा है, बट भारती जी एट दैट टाइम जर्नलिज्म का ज़माना था, आज भी है, लेकिन ज़्यादातर तो जर्नलिज्म ही था। जब आपका कोई इंटरव्यू लेता था और ये बोलते थे कि आपने ये कहा है, और रिकॉर्ड जर्नलिस्ट ही करते थे क्योंकि उनको कितनी चीज़ें याद करेंगे या लिखते रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें उनको हमेशा ये डर लगने लगी कि ये मैंने नहीं बोली और ये चीज़ आ गई तो, क्योंकि जब कोई स्टार इतना बड़ा बन जाता है कि उसकी कोई एक बात कहने से कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए या बहुत बड़ी चीज़ें हो जाए तो पर ऐसा था ना कि वो गुरुजी को पूछते थे फिर करते थे नहीं, काम। नहीं 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 वो ऐसा नहीं होता था। लेकिन क्या होता है कभी कभी देखिए, जब हम नया घर लेते हैं, आज कोई भी व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति हो, मिडिल क्लास हो या ज़्यादा पैसे कमा ले या कुछ भी हो, कोई भी आदमी देखिए हमारे हिंदू शास्त्रों में घर में वास्तु पूजा करता है ना, विष्णु भगवान की पूजा करेगा, सत्यनारायण जी की कथा करेगा, तो ये आम बात है और ये करना चाहिए। हम लोग हिंदूज़ हैं तो हम अपने शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, नया घर लेंगे, वास्तु पूजा करेंगे, तो पंडितों का आगमन तो होगा क्योंकि पूजा वही कराते हैं। और फिर क्या होता है, वंस यू कम टू अ क्लोजर टू पंडित जी, या बीच में आपको लगता है यार मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा है या ये पैच सही नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे ही कि यार मेरा ये फेज़ ऐसा, पंडित जी बताइए ना मेरा ऐसा फेज़ क्यों चल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे और वो सही बताते हैं पंडित लोग। दे नो, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं दे नो कि आपके क्या ग्रह नक्षत्र चलते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, देयर इज़ एन एस्ट्रोलॉजर राखी जी करके, जो रील्स में भी बहुत आती हैं राखी। तो मैंने उनसे कुछ पूछा था एंड शी सेड कि आपको देखो पेट की प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा संभाल के रहना। तो मेरे किडनी में एक स्टोन आ गया। अब वो शुक्र है कि वो स्टोन बहुत ज़्यादा छोटा है, उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, तो वो पानी पी के एंड ऑल वो निकल गया, तो ये अच्छी बात है। तो लेकिन प्रॉब्लम तो आई थी ना। अब ये कि प्रॉब्लम आती है, वो कितनी बड़ी आएगी कितनी छोटी आएगी वो ईश्वर के ऊपर है और आपके लक और मुकद्दर के ऊपर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजर्स अच्छी बातें करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में पड़ जाओगे, वो ऐसे लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। अभी क्या बोलें, अभी वो तो कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं तो वो इतना ज़्यादा फैल जाता है या चीज़ें हो जाती है। किसी ने बीच में बोला ये मुर्गी पकड़ के सेट पे बैठे हुए थे, ऐसी ऐसी न्यूज़ भी बना दी उनकी और अजीब अजीब न्यूज़ बना दी। फिर किसी ने बोला कि ये तो अपनी माँ से बात करते हैं, तो ये सब झूठी बातें निकलती हैं। नो डाउट ही इज़ वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल अपनी मदर के लिए। जब हमारी नानी मम्मी चली गई थी तो वो बहुत बहुत दुखी थे। तो वो इतने बड़े स्टार रहे हैं फेमस हैं इतने ज़्यादा, तो उनके लिए बातें बन भी जाती हैं। बट लेकिन आज भी लोग चाहते हैं कि बिकॉज तुम, मेरे को याद है कि जब तुम्हारे करियर के शुरुआत में भी जब तुम्हारा फिल्म ऊपर नीचे होने लगा तो लोग कहते हैं कि गोविंदा को लाओ, गोविंदा के साथ सिनेमा करो, तब तुम्हारा ऐसे भी कास्टिंग होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। कैसे होता था? कुछ लोग चाहते थे कि गोविंदा जी मेरे सिनेमा में आ जाएं, गेस्ट में कर लें, क्योंकि इतने बड़े स्टार घर में और मैं उनके घर में रह रहा हूँ, तो कैसे प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि गोविंदा एक गाना कर ले।
क्योंकि अगर वो मेरी फिल्म है, मान लीजिए अगर वो उस वक्त 20 लाख रुपए में बिक रही है, तो गोविंदा जी अगर गाना कर लें, रोल कर लें, तो वो 50-60 लाख 70 लाख में बिक जाती। तो कौन प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसकी रिकवरी ज़्यादा बेहतर हो। तो ये होता था। मेरे बीच में कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे आते भी थे कि गोविंदा जी को ले आएंगे क्या, तो मैं उनको वहीं मना कर देता। मैं बोलता था यार ये सब फालतू मेरे पे आप मत डालो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि उनकी पैरवी करते गया, उनकी पैरवी करना, भाई ये कर लो वो कर लो। और एज एन एक्टर और एज अ भांजा भाई हमको भी शर्म आती है ना बार बार कोई चीज़ के लिए बोलना या पूछना। या सामने वाला प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे दे रहा है। अब मुझे कोई अभी बोले कि चलो विनय जी आपके फिल्म में गोविंदा को ले लेते हैं, मैं 2 करोड़ रुपया गाने का देता हूँ, मैं फटाफट जाऊँगा। भाई आप ऐसा ऑफ़र दो ना कि मुझे भी सामने वाले को ऑफ़र देने में मज़ा आए। योर करियर जब तुमको मतलब जब सिनेमा कम हो गया, सिनेमा नहीं चल रहा था, फिल्म नहीं मिल रही थी, तो व्हाट वाज द थिंग दैट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? तुम्हारे दिमाग में चलता क्या? चिच्ची को तुम कभी डिस्कस करते कि मामा से कि ये दिक्कत आ रही है मुझे? नहीं 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 नहीं, तुम कैसे हैंडल करते थे उस मैंने सिचुएशन? बहुत पूजा पाठ करके हैंडल किया। और मुझे एक विश्वास था, मेरी नानी बोलती थी ना कि बोले बेटा पूरे साल में भी एक मौसम नहीं रहता है, बदलता रहता है। हमारी धरती पर जब एक मौसम नहीं रहता तो एक हाल आदमी का कैसे रह सकता है। चीज़ें बदलती हैं, गर्मी आएगी, फिर सर्दी आएगी, ऑटम भी आ जाता है। यहाँ तो लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी अपने आप गिरने लग जाते हैं। पतझड़। तो एक विश्वास होता है कि हाँ गुड टाइम विल कम और चीज़ें चेंज होगी। और मैं आज तक उसी बात पे चल रहा हूँ कि जब मेरा लो फेज़ आता है मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ और मैं बोलता हूँ, अपने बुज़ुर्गों को याद करता हूँ, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे पिता, मेरी मम्मी, कि कैसे एक चीज़ वो बोल देते थे कि अच्छा टाइम आएगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, भगवान है ना। तो ये विश्वास सब कुछ होता हाँ, है। ये बिलीव जो है भारती जी कि भगवान है ना। और ये धरती आप देखिए, इसमें हम लोग जो भी बो देते हैं, एक सीड बोते हैं वो पेड़ बन जाता है, वो पेड़ बनता है, वो फल निकलता है। पर उस समय चिच्ची के पास टाइम था आप लोगों के लिए कि नहीं? उस समय जब तुम थे इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। चिच्ची मामा इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी गुड सोल। समय निकालते थे आप लोगों के लिए? नहीं, उनके पास इतना समय नहीं रहा, लेकिन हमें एक विश्वास ऐसा रहता था, या हमें ऐसा रहता था कि यार हमारा बहुत बुरा टाइम आएगा तो मामा है हमारा। एक ऐसा रहता है कि चलो ही इज़ नॉट दैट सेल्फिश, चलो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, लॉट ऑफ टाइम्स ही इज़ नॉट डूइंग इवेंट्स विथ मी, या मैं कोई काम लेके जा रहा हूँ, इज़ जस्ट रिफ्यूजिंग लॉट ऑफ टाइम्स। बट मुझे मालूम है कि यार he's being very professional, बट वो नानी मम्मी के संस्कार अभी भी उनके अंदर हैं, तो इतना तो नहीं गिरेंगे वो कि वो हमारे बुरे समय पे खड़े नहीं होंगे। और आज तक मैंने देखा है वो जो उनके रिश्तेदार नहीं भी हैं उनके साथ भी खड़े हैं। अगर भगवान ना करे किसी का टाइम ख़राब आ जाए तो ही इज़ देयर टू हेल्प। यू नो, तुम्हारा रिश्ता सुनीता के साथ इतना अच्छा रहा, बिकॉज मैंने तुम लोग सबका लाइफ देखा है बचपन से, और वही कृष्णा के साथ इतना खलबली क्यों रहती है? आप भारती जी एक चीज़ नोट करना, मैं पब्लिक को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि विनय आनंद और भी अच्छा सोल है सबसे। पूछे क्यों? क्यों? मैं इन सब की तारीफ़ करता हूँ, क्या इन लोगों ने कभी मेरी तारीफ़ की? अगर मेरे मामा ने मेरे लिए अच्छा किया तो मैं बोलता तो हूँ, मैं सबकी तारीफ़ करता हूँ।
लेकिन क्या इन सभी लोगों ने अपने पॉडकास्ट में कभी विनय आनंद के लिए नाम कहा? नहीं लिया कभी। तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, बट आई फील एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तो पब्लिक में तमाशा शोज में, उनके कृष्णा के शोज में भांजा भांजा को लेकर उसका चलता रहता है। उसे तो वो कृष्णा तो एनकैश भी कर लेता है वो कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट इज कृष्णा। उसके नाम में लॉर्ड कृष्णा आया है तो वो चतुर है, स्मार्ट। तो ये कृष्णा जो है, अभिषेक जो है, वो अभिषेक नहीं है। उसके नाम का जो कृष्ण भगवान की वाइब्स उसको सपोर्ट करती हैं। ही स्मार्ट, ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे गर्व होता है कि मेरा मासी का लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है। और बेचारा उसका भी संघर्ष ही है भारती जी। उसको कौन सा यश चोपड़ा जी का बैनर मिल गया या सुभाष जी ने उसको काम दे दिया था, या मुझे भी नहीं दिया। और मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि हम सब का भाग्य है और नसीब है, कौन किधर जुड़ेगा। करेक्ट। कौन डायरेक्टर को लगेगा कि यार ये इस रोल में सूट करता है, नहीं करता है, तब मिलेगा। आई जस्ट मीन टू से कि वो बेचारा अभिषेक, जो हमारा कृष्णा अभिषेक है, वो भी तो छोटे छोटे रोल करके कभी माउस बना हुआ है, आप देखो, कभी वो चूहा बन के आया है, कभी बिल्ली बन के आया है, उसने क्या क्या नहीं किया है। उसका भी गट्स है कि वो इतने लोगों के साथ में स्टैंड अप कॉमेडी में आके खड़े होके काम करते 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 कृष्णा अभिषेक बन गया। आज भी लड़की बन के आ जाता है। पर यही लोग कहते हैं ना, नेपोटिज्म ये मतलब अगर नेपोटिज्म होता तो विनय और कृष्णा किधर और होते ना। अगर गोविंदा के भांजे का फायदा होता तो इफ यू वांट टू टॉक टू पीपल अबाउट कि नुकसान और फायदे, नुकसान ज़्यादा कि फ़ायदा ज़्यादा। नेपोटिज्म वाला जो चक्कर है, ठप्पा लग जाता है कि इसका भांजा है तो उसको काम मिलना चाहिए, इसका बच्चा है, जैसे आज चलता है जो नेपोटिज्म का गेम। गोविंदा जी के भांजे होने की वजह से चलो हमने उनके साथ 2-3 फिल्में कर ली, लेकिन उसके अलावा भी तो आपको हमारी जर्नी देखनी पड़ेगी ना भाई। गोविंदा जी के साथ मैंने 3-4 फिल्में की है, उसके अलावा मैंने 70 फिल्में 60 फिल्में की है, उसकी बात क्यों नहीं। अभिषेक, आज कृष्णा अभिषेक कितना सारे शोज करके कृष्णा अभिषेक बने। आज लोगों को नज़र आ रहा है वो नेटफ्लिक्स में है या वो कपिल शर्मा के शो में इतना फेमस हो गया। कृष्णा अभिषेक कितने सालों से संघर्ष और मेहनत करते हुए आ रहे हैं, तो कृष्णा अभिषेक कृष्णा लग रहा है। तो कृष्णा नेपोटिज्म वाला जो होता है, नहीं कुछ नहीं। और क्या नेपोटिज्म भारती जी, मैं बोलता हूँ अगर आज मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया हूँ, मैं दूसरों के साथ काम कर रहा हूँ, अगर मुझे अपने बच्चे को लॉन्च करना है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, इफ़ ही हैज़ ए इंटरेस्ट। लेकिन मैं भी कितनी बार करूँगा अपने बच्चे के लिए, 1-2 बार 3 बार। अगर वो फ्लॉप है, अगर लोग उसको पसंद नहीं कर पा रहे हैं, आप एक नापसंद चीज़ों को ढकेल नहीं सकते। और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कितने सुपरस्टार सन्स आए हैं जो बेचारे अगर नहीं कर पाए आगे, बहुत बड़े बड़े पैसों वाले प्रोड्यूसर्स के बच्चे अगर वो नहीं चल पाए हैं तो नहीं चल पाए हैं, या वो ही नहीं चलना चाहते हैं, घर में पैसे हैं, उन्होंने देखा मैं नहीं चला 2-3 फिल्मों में, बोला हटा सावन की घटा, खा हो जा, बत्ती बुझा के सो जा, नहीं करने का। हमारे फादर ने बिजनेस दिया है, ये दिया है, अपना कुछ ब्रांड कर रहे हैं, कुछ दुकानें खोल के बैठे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, दे आर हैप्पी। उनको संघर्ष, उनको विनय आनंद नहीं बनना था ना कि भाई 20 साल 25 साल एक आदमी मेहनत कर रहा है, रगड़ रगड़ के आ रहा है, आज घसते घसते मेहनत करते करते फिर से एकता कपूर के इसमें आके ACP विक्रांत करे। तो मेरा संघर्ष है और मैं आज भी बोलता हूँ आई वॉन्ट टू वर्क विद गुड डायरेक्टर्स, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये मुझे तभी देंगे जब इन्हें लगेगा कि विनय आनंद हो गया है और ये अच्छा एक्टर है, और या तो मैं उनके रोल में शूट करूँगा तब देंगे। तो टाइम्स हैव चेंज, यू नो। तुम भोजपुरी के इतने बड़े एक्टर हो, एंड भोजपुरी इंडस्ट्री, मतलब देयर वाज अ टाइम कि भोजपुरी इंडस्ट्री, मतलब मैंने कितना सारा लिखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री नॉट डूइंग वेल, भोजपुरी में वल्गैरिटी है, भोजपुरी में। आज कहाँ दिखता है तुमको भोजपुरी इंडस्ट्री? देखिए भोजपुरी में तुमने छोड़ दी, इंडस्ट कर रहे हो ना काम? नहीं, मैं अभी मूवीज़ नहीं कर रहा भोजपुरी में, क्योंकि अभी मूवीज़ बहुत छोटी छोटी बन रही है, थिएटर रिलीज़ नहीं हो रही है कोविड के बाद। तो हम लोग थिएट्रिकल हीरोज़ रहे हैं भोजपुरी के, और ऐसी कोई बात नहीं है कि टीवी के लिए बनेगी तो मैं नहीं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रॉब्लम इज़
जो फ़िलहाल जो एक्टरों को पैसे मिल रहे हैं वो बहुत शून्य हैं, तो शायद वो लोग ही अप्रोच नहीं करते कि विनय आनंद करेंगे नहीं करेंगे, या बहुत सारी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं। तो अभी ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसी चीज़ें हुई नहीं कि मेरे पास कोई अच्छी भोजपुरी फिल्में आए, और जो स्टार्स या जो बाकी के एक्टर्स कर रहे हैं वो लोग खुद ही प्रोड्यूसर हैं। क्या कंडीशन है भोजपुरी इंडस्ट्री का फिलहाल? हाउ इज इट लुकिंग? हेल्दी? फिलहाल द थिएट्रिकल मार्केट इज़ वेरी बैड, इट्स गॉन। फिल्में छोटी छोटी बन रही हैं और यूट्यूब और सेटेलाइट में रिलीज़ हो रही हैं, एंड फ्यूज आर डूइंग वेरी गुड, द हीरोइंस आर डूइंग वेरी गुड, नाउ दे आर द सुपरस्टार्स आई कैन से, जो फिलहाल मैं देख रहा हूँ। कौन कौन है आज के सब सुपरस्टार? हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में लोग दनादन बना रहे हैं छोटी छोटी, एंड काफ़ी हीरोइनें हैं, एंड अच्छा लगता है कि नारी शक्ति है, और दे आर एंजॉइंग। दिस इज़ अ फेस। देखिए, हर इंडस्ट्री एक फेस से गुजरती है, ये भी एक नक्षत्र है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री वापस से टॉप पे नहीं आएगी, ये एक ना एक दिन ज़रूर आएगी। अब वो एक ना एक दिन कब होगा आई डोंट नो, लेकिन मैं तो विनय आनंद तो निकल चुका है आगे। अब विनय आनंद जो है वो समंदर में है जहाँ बहुत ज़्यादा कलाकार है। वापस से मैं इस इंडस्ट्री में मैंने छलांग लगा दी है, और हमारे भोजपुरी के और कई सुपरस्टार्स यहाँ पे आके घुस के अच्छा काम कर रहे हैं। पवन सिंह अच्छे गाने गा रहे हैं हिंदी में, दिनेश लाल यादव निरुआ OTT में आ गए हैं, रवि भैया धमाल मचा रहे हैं, विनय आनंद भी आ गया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज साउथ से, भोजपुरी से, एवरीबडी इज़ वर्किंग हियर। डेकॉइट में तो आज ही हुआ था इवेंट, पवन गाना गा रहा है, साउथ का प्रोड्यूसर है वो। साउथ का तो ये सब बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से हमारे बाकी के भोजपुरी स्टार्स ये सब एक्सप्लोर कर रहे हैं इस फील्ड को, और इन्हें काम दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे साथ एक जनता का प्यार रहा है ना। अब 60 फिल्में अगर मैं भोजपुरी में कर गया, तो मैं तो वही विनय आनंद हूँ ना जो एक आध फिल्म के लिए भी तरस रहा था। तो अपनी मर्ज़ी से तो मैं बना नहीं पाया फिल्में, मुझे कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स ने, मेरे लोगों ने, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने पसंद किया, तब तो विनय आनंद 60 फिल्में कर गया। नहीं तो इतना पैसा कौन किस पे लगाता है। अगर भोजपुरी में 50, 60 लाख, 70 लाख फिल्म बनती है, तो आज हम करोड़ों की बातें करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, उन्हें पता है कि 60 लाख की वैल्यू क्या होती है। 60 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट इफ़ समबडी इज़ इन्वेस्टिंग ऑन यू। आज ठीक है, हम हिंदी की पिक्चरों को बोलते हैं 10 करोड़ की फिल्म है, तो उसमें 60 लाख छोटा नज़र आता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर 60-70 लाख की इतनी सारी फिल्में करके हम लोग सर्वाइव कर गए और इतना लोगों ने काम दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वल्गैरिटी की जो बात करते हैं भोजपुरी के, देयर वाज अ फेज व्हेन पीपल एक्चुअली क्रिटिसाइज भोजपुरी। नहीं, सम फ्यू सॉन्ग्स व्हेन द प्रॉब्लम इज़ दैट भोजपुरी में कुछ मसाले गाने बनते थे, डबल मीनिंग बनते थे, बट विजुअल्स इतने गंदे नहीं होते थे। फिर वो यूट्यूब आने लगा तो कुछ ऐसे विजुअल्स थंबनेल बना देते थे जिसकी वजह से भोजपुरी इस तरह से डिक्लेयर हो गई आइटम सॉन्ग्स की वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि आइटम सॉन्ग्स हमेशा पुश करते हैं सिनेमा को। आप देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग की वजह से ही तो फिल्में चल गई। अभी जो गाना आया, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, तो कितना बड़ा गाना है वो। आज मुन्नी बाई, ये वो दुनिया भर के, मतलब बॉलीवुड के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो उसके आइटम गाने धमाल करते हैं, और आइटम गाने एक फ्लेवर देते हैं पब्लिक को एंजॉय करने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। बट फ्यू पीपल कम एंड दे स्पॉइल द नेम ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे अभी संजय दत्त जी की एक फिल्म आई थी जिसमें नूरा फतेह अली का कोई गाना था, जो बेचारी वो जाके उन्होंने साउथ में किया था, कोई उनको लैंग्वेज का पता भी नहीं था, और वो हिंदी में डब्ड हुई, और हिंदी में डब करके जिस राइटर ने गाना लिखा इतना डबल मीनिंग कर दिया कि यहाँ पे इतना नाम सबका ख़राब हो गया और बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। तो इसमें बेचारा एक्टर भी क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक राइटर की भी होती है, एक निर्माता की होती है कि भाई तुम लांघो, मगर कितना लांघोगे भाई, एंटरटेनमेंट करो ना, इतना ज़्यादा वल्गर मत करो भाई, क्योंकि हमें समाज में रहना है।
हम इसी समाज में हैं जहाँ हमारे बच्चे पल रहे हैं, दूसरों के बच्चे पल रहे हैं। आप क्या दे रहे हो समाज को, इस बात का भी ध्यान रखो। मुझे एक याद है, मैंने कहाँ सुना था कि तुमने बोला है कि देखिए ना, तुम टू हीरो फिल्म्स अवॉइड कर रहे हो, यू आर अ सिंगल हीरो, मतलब यू वांटेड टू प्ले सिंगल हीरो, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू रिफ्यूज अ फिल्म विद रवि और आई डोंट नो अबाउट पवन और दिनेश भाई, आई डोंट नो, ऐसा कैसे कभी होता था, मतलब ऐसा कि सोलो हीरो ही करना था तुमको, ऐसा तुम्हारा? मैंने डिसाइड तो कर लिया था, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि यार डबल हीरो अगर बराबर नहीं आएगी तो एक स्ट्रेस रहेगा, फिर पॉलिटिक्स होनी कुछ होंगी, या अगर ये सुपरस्टार है, निर्माता उनका दोस्त है या डायरेक्टर उनका दोस्त है, तो कहीं ना कहीं कुछ उल्लंघन कर सकता है हमारे साथ, तो ये रिस्क होते हैं। तो अगर हमें ईश्वर और फिल्म इंडस्ट्री सोलो हीरो देख रही है, तो फिर मैं क्यों झमेले में पड़ूं। और मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं ज़बरदस्ती टू हीरो रोल्स करूं, क्योंकि आई वॉज ऑफर्ड सिंगल हीरो फिल्म्स। फिर मुझे कभी कभी अजीब भी लगता था। फिर मैंने बोला यार, जब लोग सोलो हीरो देख रहे हैं तो नसीब वाले हो यार, काम करो ईमानदारी से, किसी को हर्ट मत करो, समय पे जाओ, बी कमिटेड, काम करो, कोई शिकायत ना करे विनय आनंद डिसिप्लिन एक्टर नहीं है, हमें तंग कर दिया, हमारी डेट उड़ा दिया, अरे दूसरे से पैसे लेने के लिए हमारी डेट खा गया। आई हैव नेवर एवर ट्रबल्ड माई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, एंड दे हैव ऑल्सो नेवर ट्रबल्ड मी। मेरे किसी भोजपुरी निर्माता ने मुझे कभी परेशान नहीं किया पैसों के लेके, डायरेक्टर ने मेरे साथ कभी चीटिंग नहीं की। कोई एक आध प्रोड्यूसर बेचारा पैसे नहीं दे पाया, कोई प्रॉब्लम हो गई, बात हो गई, तो बात अलग है। यू नो, अभी हम लोग बात कर रहे थे चिच्ची की ना, वापस हम गोइंग बैक टू चिच्ची। यू नो, आई रिमेंबर सलमान कीप्स टेलिंग मी, हमेशा बोलता रहता है कि चिच्ची के साथ पिक्चर करना है, बातें भी होती है, जाता भी है, मीटिंग भी होती है, पर चिच्ची मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों छोड़ रहा है? व्हाट इज द रीजन? को सलमान खान साहब ने, गोविंदा जी को सलमान खान साहब ने एक पिक्चर ऑफर की थी, मराठी कोई पिक्चर, शिक्षणाचा आईचा घो। तो शिक्षणाचा आईचा घो का मतलब क्या हुआ, ये हर महाराष्ट्रन जानता है। एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू भारती जी कि इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट अ वल्गर वर्ड, बट इट साउंड्स लाइक अ वल्गर वर्ड। इट्स नॉट अ वल्गर। तो गोविंदा जी की प्रॉब्लम क्या है कि गोविंदा जी एक बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। गोविंदा जी वो व्यक्ति हैं जिनकी मदर एक शास्त्रीय संगीत क्लासिकल सिंगर निर्मला देवी अरुण, जिनकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो हिल जाएगा कि क्या गाना गाती थी। एक तपस्वी, तो एक तपस्वी लेडी का बच्चा, अगर आप उनको जाके बोलोगे कि आपको फिल्म करनी है शिक्षणाची आईची घो, तो शिक्षण सिखाना मतलब जो शिक्षा सिखाते हैं वो गुरु होते हैं। और गोविंदा जी इसको मानेंगे कि गुरु जो है वो जुपिटर है। अगर आप ज़िंदगी में वर्करों की कदर नहीं करोगे तो आपका शनि खराब हो जाता है। आप बुजुर्गों की कदर नहीं करोगे तो आपका ग्रह शनि खराब हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। ऐसे अगर आप गुरुओं की कदर नहीं करोगे, टीचर्स की कदर नहीं करोगे, तो आपका जुपिटर आपको अच्छे फल देना बंद कर देता है, जो कि अच्छी बात नहीं। और बात ये नहीं कि वो फल देना बंद कर देता है, बात ये है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू रिस्पेक्ट। यही समाज में हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो महेश मांजरेकर जी ने बनाई ये फिल्म, मैं गारंटी, जो मुझे मेरा दिल कहता है कि डेफिनेटली फिल्म में महेश मांजरेकर जी ने टीचर्स की बुराई नहीं की होगी। उनका ज़रूर कोई लॉजिक होगा जो उन्होंने ऐसा टाइटल रखा। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। गोविंदा जी की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंस कर जाते हैं। तो पर अपॉर्चुनिटीज जा रही, उसका क्या? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको एक बहुत बड़े आदमी ने हज़ारों करोड़ रुपए का ऑफ़र दिया था, हज़ारों करोड़, आज से 10 साल पहले, वेर ही फेल्ट दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पब्लिक, ही रिफ्यूज्ड।
और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ब्रांड्स उनके पास आकर गए हैं, करोड़ों रुपए के, करोड़ों रुपए, विच ही फेल्ट कि मैं गोविंदा हूँ और मैं ये रिप्रेजेंट करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। तो शिक्षणाची आईची को जब इन्होंने पूछा होगा ना पहला शब्द, जो भी आया होंगे उधर, मुझे पता नहीं, आई वॉज नॉट देयर, कि भाई टाइटल क्या है जो बना रहे हो, बोला शिक्षणाची आईची गो, तो उन्होंने बोला तुझे आईची गो। उनका नेचर ऐसा है। और देखिए सलमान खान साहब दुनिया के लिए सलमान खान है, ही इज अ सुपरस्टार, लेकिन वो गोविंदा जी के लिए एक फ्रेंड है। वो हमेशा उसका हित का देखता है, मैंने हाँ, देखा वो। गोविंदा जी सलमान खान से बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए हमेशा तारीफ़ करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि सलमान खान साहब भी गोविंदा जी के लिए बहुत तारीफ़ करते हैं। मतलब ही सेज गोविंदा इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। कोई बोले कौन अच्छा एक्टर है, तो बोले दिलीप साहब, गोविंदा। मतलब ही ऑलवेज से गुड वर्ड्स फॉर चीची मामा। तो उनको ये नहीं लगा होगा कि मैं सलमान खान को मना कर रहा हूँ। यहाँ बात है दो दोस्तों की, दो भाइयों की, कि जब आप साथ में काम करते हो तो आप डिस्कस करते हो कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ करूँ कि नहीं। हाँ, अगर कोई सलमान खान साहब को भड़का दे कि यार सलमान खान साहब आपको मना कर दिया गोविंदा ने, तो लोग ऐसे कहानी ख़राब कर सकते हैं आपस में दो फ्रेंड्स के। सलमान फिर से जाएगा। हाँ, लेकिन सलमान खान से वो इतना प्यार करते हैं। आप देखिएगा उन्होंने हमेशा बोला कि सलमान खान और खान फैमिली ने मुझे फिर से पार्टनर में खड़ा किया, मुझे वापस से सपोर्ट किया। तो जब ये शब्द वो बोलते हैं तो हाउ ही कैन बी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर खान फैमिली, नॉट एट ऑल। हमारे ख़ानदान में जो महबूब स्टूडियो के जो ओनर हैं महबूब खान साहब, उन्होंने मेरे नाना जी को ब्रेक दिया था। बोलो। जब वो फुटबॉल खेल रहे थे कहीं और महबूब खान साहब वहाँ पर आए थे एज अ चीफ गेस्ट, उन्होंने देखा इतने सारे लोगों में ये हैंडसम लड़का कौन है, तो मेरे नाना को बुलाया और उन्होंने उनको रोल दिया फिल्म में, जिससे मेरे नाना हीरो बन गए। तो खास महबूब खान साहब, तो मेरे फैमिली में ये लोगों का मानना है कि खान्स लोगों का हमारे फैमिली पे हमेशा सपोर्ट, प्यार या कहीं से जुड़ाव रहा है। और हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां हम सब एक साथ मिल के रहते हैं, तो कभी भी वो ऐसे पाप हमारे अंदर नहीं आए। और खान फैमिली के हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। यश और टीना के बारे में बात करना है, बिकॉज सुनीता ने बीच में बोल भी दिया था कि चिची मेरे बच्चों के बारे में सोचता नहीं, उनको खुद की करियर बनाना पड़ता है, टीना को, यश को। यश का भी सुना है कि फिल्म कर रहा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, कि हैंड होल्डिंग करना ज़रूरी था और चिची कोशिश तो कर ही रहा था? नहीं, चिची मामा गोविंदा जी मुझे लगता है अपने चीज़ों को लेके और अपने फ्रेंड सर्कल को लेके कुछ लोगों के गलत स्टेटमेंट या मिसअंडरस्टूड करने की वजह से, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन लोगों के स्टेटमेंट से दुखी होके कहीं ना कहीं वो दुखी थे। बच्चों से? नहीं, बच्चों से नहीं, अपने को डायरेक्टर्स, को प्रोड्यूसर्स। तो वो एक अलग फेज़ होता है आदमी का। और फिर देन कुछ लोग जो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमेशा एक ख़राब रोल लेके जाना उनके पास। भाई गोविंदा है तो गोविंदा जी की तरह रोल दो उनको, समाज में एक अच्छा नाम है या उसका कुछ मतलब होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर डिसअपॉइंट फील करता ही है। उस फेज़ में मुझे लगता है वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देते रहे, और टीना के करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान मुझे नहीं लगता वो दे पाए। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं मामी को लगा होगा बात। और अभी यशवर्धन की बात है, यशवर्धन हैज़ द क्वालिटी ऑफ बिकम अ सुपरस्टार। और मुझे ये मालूम है कि यश को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, और समझ में आती होगी कि एक एक्टर की जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती। देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन अ एक्टर्स लाइफ।
आप देखोगे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का मैंने इंटरव्यू देखा था और समझा था कि 5-5 साल उनके करियर में भी हमेशा ब्रेक लगा है, चाहे वो कोई भी कारण से हो, लेकिन 5-5 साल का ब्रेक लगा है। आप देखिए अनिल कपूर जी की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में भी ब्रेक लगा है। उन्होंने भी ऐसा लगा कि 3-4 साल फिल्में नहीं आई, 5 साल फिल्में नहीं आई, फिर एक अचानक एक बड़ी हिट आती है। और गोविंदा जी के साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं खुद ये देखता आया हूँ कि यार भारती जी, ये ब्रेक लगता रहता है। तो यशवर्धन ऑलरेडी एक सुपरस्टार का बेटा है, तो उसकी हालत विनय आनंद जैसी तो नहीं होगी, जिसको काम करना ही पड़ेगा। आज ही इज लकी दैट ही इज अ गोविंदा सन. He can take a break, he can think on a project, and I wish him good luck. उसका करियर चमके, अच्छी फिल्में करे। मैं ये भी जानता हूँ कि एक एक्टर तभी चलता है अगर उसके अंदर टैलेंट हो, और यशवर्धन में वो सारी बातें हैं। एक तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ही इज़ गुड एजुकेटेड, डांस अच्छा करता है, मेहनत करता है और ग्राउंडेड है। What is the one piece of advice? I don't know whether you can give an advice to your mama, but क्या मामा को क्या कहना चाहोगे? मामा को मैं क्या कहूँ, मैं उनके जो मित्र मंडल है, जो उनके साथी कलाकार हैं, वो कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमने ये सिनेमा गोविंदा जी को भेजा, उन्होंने नहीं किया। तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप सामने वाले एक्टर को वो रोल तब दिया करो जब आपको खुद को लगे कि मैं ये रोल कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये रोल तो कोई कैरेक्टर रोल कर सकता है, तो फिर आप उसी को दो ना। अगर आपको गोविंदा जी चाहिए, जो कि एक 90s का सुपरस्टार है, तो वाई यू वांट टू ऑफर हिम अ रोल फॉर अ डे और फॉर अ जस्ट अ सॉन्ग? और हु डजंट वांट टू वर्क, भारती जी? All want to work. और जब आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो हम अपनी तो नहीं चला सकते ना। इफ़ आई एम द प्रोड्यूसर एंड इफ़ आई वांट टू वर्क विद अ सुपरस्टार, मैं उनसे पूछूंगा ना कि आप कैसा चाहते हो, या क्या लग रहा है, या आप क्या रिजेक्ट करोगे। तो मैं पूछूंगा ना कि अगर मैं ये रोल लाया हूँ तो वाई यू आर नॉट डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ अ सिनेमा यू वांट टू डू। और एक उनका एक गोविंदा जी का एक, आपने देखा उनको कभी कोई फिल्मों में बहुत बहुत वायलेंस वाली फिल्म कर ली हो, या किसी देश को गाली देते हुए कर ली हो, वो वैसे उनका नेचर ही नहीं है। अब मिस्टर बीन का अपना एक ऑरा है, तो मिस्टर बीन के पास आप जाते हो तो आप एंटरटेनमेंट सिनेमा लेके जाते हो ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोविंदा जी एक एंटरटेनिंग हीरो है। उनको ही रहने दो। हाँ, मैं अब बोल सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी आज से 5 साल पहले बोलता है, 10 साल पहले बोलता तो शायद अजीब होता, लेकिन अब इतने साल हो गए गोविंदा जी को, तो मैं देख रहा हूँ कि ही लव्स एंटरटेनिंग पीपल। तो शायद उनको एंटरटेनमेंट वाला सिनेमा देंगे तो ही विल डू इट। हम उनसे बोलेंगे कि आप रॉ एजेंट बन जाइए, आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना है, आपको इसके ख़िलाफ़ बोलना है, ये माफिया के ख़िलाफ़ बोलना है। तो ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन और अ एक्टर। वो बहुत सारी चीज़ों को अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ देते हैं। But do you like the way he conducts himself when he goes on stage shows and live shows? Sometimes he gets criticized for that also. देखिए, जब हमारे माइंड के साथ वो नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेशन तो हमें भी होती है।
हम जब किसी के घर जाते हैं ना तो बहुत एफर्ट लगता है, और जब हम एफर्ट करते हुए जाते हैं हमें रिजेक्शन मिले, ये हमें पसंद नहीं और किसी को भी पसंद नहीं है। तो व्हेन यू गो एंड मीट गोविंदा जी फॉर समथिंग लाइक दैट एंड यू आर रिजेक्टेड, और योर वो कोई किसी रीज़न से आपके थॉट्स को या आपके प्रोजेक्ट को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन तो सामने वाले को होगी। जो चीची जब परफॉर्म करता है, कभी डांस करता है, बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म आया था, कोई डांस लड़की के साथ एक था ना, वो वीडियो वायरल हुआ था बीच में। तो ऐसा कर, बट क्या क्रिटिसिज्म आएगा, वो मतलब वो किसी लड़की को तो गलत छेड़ नहीं रहे हैं, और गोविंदा है वो तो डांस तो करेंगे ही, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट ही शुड डांस, एंड इफ़ ही डजंट एंटरटेन द पब्लिक कैसे चलेगा। और अभी तो कोई प्रेजेंट एमपी भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की उनको बहुत मान मर्यादा रखनी है, तो ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं है उनके ऊपर। ही इज़ एन एक्टर एंड ही इज़ एंटरटेनिंग द वर्ल्ड, देन व्हाई शुड एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम विथ हिम। ही इज़ नॉट अ some actor who is touching a girl on the stage, which we see, which is not good. आप किसी लड़की को असम्मान कर रहे हो, छेड़ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं करते। जाते जाते नाउ यू डिसाइडेड कि तुमने सोचा है कि अभी भोजपुरी को अलविदा, इन सेंस यू वांट टू गो मेन स्ट्रीम, तुम समंदर में कूद चुके हो, अब किस तरीके का सिनेमा करना चाहते हो? ओटीटी करना चाहते हो या क्या करना चाहता है विनय आनंद? ही इज़ बैक। देखिए, भोजपुरी ने मुझे इतना दिया है कि मैं उसे अलविदा तो कर नहीं सकता। मैं एक एक्टर मानता हूँ अपने आप को, मैं मेरे लिए सारे जोन रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी इन हिंदी, आई वॉन्ट टू बी इन तमिल, I want to act in Telugu, I want to act in Marathi films, Gujarati, Bhojpuri. I'm an actor and I know मैं परफॉर्म पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। आई एम नॉट परफॉर्मिंग फॉर एलियंस, देन वाई शुड आई वरी। और अगर एलियन के लिए भी मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तैयार हूँ। आई एम एन एक्टर, आई वॉन्ट टू वर्क। हाँ भारती जी, कल और आज में ये फ़र्क है कि मैं सिर्फ यही नहीं सोचता कि मैं मेन हीरो करूँगा आज, क्योंकि मुझे सलमान खान के साथ काम करना है। आज की डेट में मैं बोलूँगा मुझे मेन हीरो लो तो सलमान भाई तो लेंगे नहीं, वो खुद सोलो ही करते, तो आई विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे आज आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना है, मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है, किंग खान के साथ, मुझे अजय देवगन, अक्षय कुमार के साथ काम करना है। मैं तो ऑलरेडी इतनी सोलो फिल्में कर चुका हूँ। जो आदमी दाल मखनी इतनी खा चुका है वो बार बार दाल मखनी ही खाता रहेगा क्या? आई वॉन्ट टू हैव समथिंग एल्स ऑल्सो ना, आई वॉन्ट टू टेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ। हाँ, मुझे क्या टेंशन है, मैं इतना प्रूव कर चुका हूँ, मैं विनय आनंद ही रहूँगा अब। मुझे काम करना है अक्षय कुमार जी के साथ, सलमान खान जी के साथ, शाहरुख खान जी के साथ, OTT, ये वो। आई एम हियर टू वर्क, गिव मी वर्क। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।